चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने इस पे। अभी तक के डिस्कशंस जितने भी थे, हमने आपको कहा कि 194 बी एक सेक्शन है जिसमें अगर कोई लॉटरी का पेमेंट आपको मिलता है तो उस पर 30% के हिसाब से टीडीएस कटेगा यदि उसका अमाउंट 30,000 से ज्यादा है। ओके यहाँ तक। और यदि हमने लॉटरी का जो अमाउंट है वो टोटल कंप्लीट या आधा जो भी है कैश में और आधा पार्टली काइंड में हमें मिला और कैश सफिशिएंट नहीं था टीडीएस की लायबिलिटी के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम जितना विनिंग का अमाउंट है, या तो फिर हम एक काम करेंगे, या तो यहां से उसको पेमेंट करके टीडीएस का पेमेंट करके वो विनिंग्स रिलीज करा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे जो लॉटरी वाली कंपनी है उन्होंने कहा कि हाँ आपको जो पेमेंट मिलेगा आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, हम बेयर करेंगे टैक्स इस पे, तो इस पे क्या करना पड़ेगा आपको? वो जो विनिंग का अमाउंट है उसको 70% लेना पड़ेगा और बाकी का 30% निकाल के वहां पे डालना पड़ेगा। वो 30% आपका टीडीएस होगा और टोटल जो आपका टीडीएस प्लस वो विनिंग अमाउंट होगा वो आपकी ग्रॉस इनकम बन जाएगी। एक और सेक्शन लिखेंगे इसी के साथ ही है 194 बी सेक्शन 194 बी। ये भी इसी का छोटा भाई है 194 बी का ही। पेमेंट फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में आपको पेमेंट जो मिला सर वो तो डब्ल्यूआरसी में आता है ना, तो ऊपर में डब्ल्यूआरसी तो लिखा था लेकिन हॉर्स रेस के लिए स्पेशली 194 बी लगाया है। इसमें दिक्कत यह है कि 194 बी में हॉर्स रेस के टाइम पे आपको ऐसे इनाम में तो पैसा ही मिलेगा और तो कोई चीज मिल नहीं सकती है, ठीक है, इसीलिए इसको अलग कर लिया गया। ठीक है, वहां पे दिक्कत है, वहां पे काइंड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ कैश ही मिल सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नियम क्या है लिखना। इफ अमाउंट ऑफ of winnings exceed ₹10,000 TDS at the rate 30% shall be deducted। मतलब अगर विनिंग का अमाउंट 10,000 रुपए से एक्सीड कर जाता है तो आपको टीडीएस 30% के हिसाब से काटना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो आप मेरे साथ लिखेंगे, लिखना सेक्शन 194D। 194D क्या कहता है? ये कहता है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। मुझे बताओ यहाँ पेयर कौन होगा? सर ऑब्वियसली बात है
पहले तो इंश्योरेंस कमीशन से क्या समझते हैं आप? इंश्योरेंस कमीशन देता कौन है? सर, कभी आपने देखा है कि आपके पास कोई इंश्योरेंस करने के लिए आया कि सर हम आपका इंश्योरेंस करेंगे, और आपने उनको कहा कि हाँ हमें बड़ी खुशी हुई है, ये लीजिए आप अपना कमीशन भी रख लीजिए साथ में? हम तो एहसान करते हैं उन पे कि हम अपना वो हम उनसे अपना ये इंश्योरेंस करवाते हैं। ये तो हमारी महानता है कि हम उनको दिखाते हैं कि हाँ हमने आप पे एहसान कर दिया कि आपकी वजह से हमने इंश्योरेंस कर लिया, आपके थ्रू कर लिया। तो इसका मतलब उनको इंश्योरेंस कमीशन हम नहीं देते, उनको कंपनी देती है जिसमें वो काम करते हैं। जो जिस कंपनी को एजेंट है वो कंपनी उनको इंश्योरेंस कमीशन पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर कौन होगा बताओ? पेयर होगा इंश्योरेंस कंपनी, और पेई कौन होगा? किसको मिल रहा होगा ये? एजेंट को, एजेंट को मिल रहा होगा। सरकार ने कहा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने किसी एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट करेगी, और इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹15,000, 15,000 से ज्यादा कमीशन पे कर लिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। TDS at the rate 10% should be deducted. अगर किसी रेसिडेंट कंपनी को, अगर किसी रेसिडेंट कंपनी को, अगर ये एजेंट जो है, अगर ये एजेंट कोई रेसिडेंट कंपनी है, तो 10%, या अगर कोई अदर रेसिडेंट है, अदर रेसिडेंट्स के लिए सरकार ने कहा 5% का टीडीएस काट लेना। इसका मतलब क्या है सर? पेयर जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 रुपए का टीडीएस या 15,000 से ज्यादा का टीडीएस जमा करा दिया, तो पेई अगर एजेंट रेसिडेंट कंपनी है, रेसिडेंट कंपनी, कंपनी मतलब एक LIC कंपनी है, उसका एजेंट कोई और कंपनी, तो उस कंपनी के लिए 10% टीडीएस काटना पड़ेगा यदि वो रेसिडेंट है। और बाकी जो रेसिडेंट्स हैं, बाकी जो रेसिडेंट्स हैं, अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, LLP है, कंपनी के अलावा, उसके लिए 5% का टीडीएस कटेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, सेक्शन 194 DA। 194 DA जो कहता है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर ऊपर भी तो कोई इंश्योरेंस था, ऊपर हमने लिखा था पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन पे वहां पे पेयर और पेई, पेई एजेंट हो सकता था। यहाँ पे पेमेंट किसका हो रहा है? पेमेंट हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराया है, वो मैच्योर हो गई है, पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कंपनी आपको पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी को ये अधिकार दिया गया है कि आप टीडीएस काट लेना यदि ये पॉलिसी का अमाउंट टैक्सेबल है। तो अगर अमाउंट एग्जेंट है तब तो टीडीएस काटना ही नहीं है। देखना नियम क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
अगर ये अमाउंट टैक्सेबल है तो इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन यदि ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है और पेमेंट इज लेस देन 1 लाख, मतलब क्या है सर, आपने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा लिया, अगर वो टैक्सेबल है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस ही नहीं बनेगा, टैक्स ही नहीं है तो टीडीएस क्यों काटे। ठीक है, लेकिन अगर टैक्सेबल है लेकिन 1 लाख रुपए से कम का पेमेंट आपको मिला है तो कोई टीडीएस नहीं, नो टीडीएस। मतलब बात यह है कि देखो, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये सिर्फ 2 केसेस में टैक्सेबल होती है, या तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होगा या कॉस्टली इंश्योरेंस पॉलिसी होगा। इन 2 केसेस में टैक्सेबल होती है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पता है, कॉस्टली इंश्योरेंस बाकी जितने भी है वो कॉस्टली हो जाते हैं, और जो एग्जेम्प्ट है बाकी नॉर्मल जो है, जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं उनमें उनमें मैक्सिमम केसेस में एग्जेम्प्ट होता है। हाँ, अगर ये टैक्सेबल है, मान लीजिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको 90,000 का पेमेंट मिला, अगर 90,000 का पेमेंट मिला है तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? सर टैक्सेबल तो है लेकिन 1 लाख से कम है तो टीडीएस ही नहीं काटना पड़ेगा। टैक्सेबल तो है लेकिन टीडीएस नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट नहीं कह सकते उसको। 1 लाख से कम है, टैक्सेबल है, बट टीडीएस उस पर नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, अगर अगर इफ पेमेंट इज greater or equal to 1 lakh, TDS at the rate 5%। ये 5% का रेट जो है ये नया रेट है, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019। ये सितंबर 2019 में ये नया रेट 5% आया। इससे पहले इसका रेट था 1%। कितना था? 1% टीडीएस कटता था, लेकिन अब कितना कटता है? अब 5% टीडीएस कटता है। तो मैंने आपको कहा कि यदि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव किया है तो रिसीव करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो ठीक है, टीडीएस कटेगा। एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस ही नहीं कटेगा। टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। फिर दूसरी चीज देखनी पड़ेगी, टैक्सेबल होने के बाद भी अगर अमाउंट 1 लाख रुपए से कम हुआ तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, टीडीएस नहीं कटेगा अगर 1 लाख रुपए से अमाउंट कम है। अगर सर बराबर 1 लाख हुआ, तो बराबर 1 लाख हुआ, यहाँ तो लिखा तो है लेस और इक्वल टू 1 लाख, तो टीडीएस 5% के हिसाब से कटेगा। ठीक ठीक, ओके। चलिए एक और सेक्शन आपके साथ करते हैं। सेक्शन का नाम लिखेंगे मेरे साथ साथ, सेक्शन 194G। लिखना इसमें पेमेंट ऑन कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स। अब यहां पे आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ऊपर जो आपको लॉटरी मिला था वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कमीशन इंश्योरेंस का मिला था, वहां पे पता था कि एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे इंश्योरेंस कमीशन शैल बी, कौन है?
ये लास्ट में आके प्रेजेंट करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा था कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट रिसीव कर लिया है, दैट इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे यू द इंश्योरेंस कमीशन, then that insurance company must deduct TDS at the rate 5% or 10%, whatever the rate is. लेकिन यहाँ पे जब मैंने कहा कि पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन लॉटरी, मुझे बताओ क्या यहाँ पे पेयर क्लियर है कि पेयर कौन है? सर ऐसा तो कोई क्लियर नहीं है, ये तो कोई भी हो सकता है। लॉटरी टिकट मैं भी दे सकता हूँ आपको कमीशन कि हाँ ये मेरी लॉटरी टिकट्स बेचो। तो यहाँ पे अगर पेयर की परिभाषा क्लियर नहीं है तो बताओ यहाँ पे पेयर कौन होगा? यहाँ पे पेयर हो सकता है एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF and individual HUF also if last year tax audit was required। मतलब कि अगर पेयर की परिभाषा क्लियर नहीं है कि पेयर कौन है, ऊपर तो इंश्योरेंस कंपनी थी, सीधा कंपनी था, यहां पे क्लियर ही नहीं है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि पेयर कौन है, किसको TDS काटना है, कौन TDS काट सकता है पेयर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने हैं वो TDS काट सकते हैं। हाँ ये दोनों भी काट सकते हैं अगर उनका लास्ट ईयर का टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहां पे सरकार ने कहा कि अगर इन्होंने किसी को पेमेंट कर लिया, पेमेंट एक्सीड्स ₹15,000, तो TDS काटेंगे एट द रेट 5%। TDS काटेंगे एट द रेट 5%। एक और सेक्शन है जिसको सरकार को जबरदस्ती लाना पड़ा, जबरदस्ती। TDS के आने के बाद भी सरकार की चोरी होती थी, TDS आने के बाद भी सरकार की चोरी होती, कॉन्सेप्ट आने के बाद भी सरकार की चोरी होती थी। सर कैसे? देखो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये एक व्यक्ति है, वही कॉन्ट्रैक्टर जिससे ऊपर आपकी मुलाकात हुई थी, इसने 50 लाख, 80 लाख, 20 लाख, ₹2.5 करोड़ इतनी पेमेंट्स रिसीव कर ली अलग अलग कंपनियों से। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लिए सरकार ने नियम बनाए कि 1% का TDS काट लेना कॉन्ट्रैक्टर का, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। इसके बाद में 194C सेक्शन आपको कराऊंगा। 194C सेक्शन में ये लिखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। और कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टी। यहाँ पे पेयर कॉन्ट्रैक्टी है और पेई जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टी किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट पे करता है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसको क्या करना पड़ेगा? TDS काटना पड़ेगा। कितने रेट से? 1% से। इसमें एक और रेट भी है 2%, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लेकिन मुझे क्या समझाना है वो कुछ अलग है। मुझे ये समझाना है कि इस कॉन्ट्रैक्टर का 1% TDS कटा, टोटल इसने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। 3 करोड़ का 1% 3 लाख रुपए बना। अब जिस कंपनी ने TDS काटा, ABCD 4 कंपनियों ने TDS काटा और सरकार को जमा कर दिया। और जमा करने के बाद
जमा करने के बाद वहां पे सरकार से पूछा कि सरकार आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए, सरकार ने पूछा कि ये टीडीएस किसका है। उन्होंने कहा कि ये तो मिस्टर राम का है। तो राम का कुछ अता पता है आपको, कौन सा राम है? राम तो हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं दुनिया में, तो किस राम का है? तो हमने कहा कि वो जो हमसे काम करवा के गया है। तो मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे जो पहचान पत्र है, यहाँ पे जो पहचान पत्र है हमारे पास, वो कौन सा है? वो है पैन। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर, पैन सबमिट करता है तो पैन के जरिए हमें पता चलता है कि ये मिस्टर राम है या घनश्याम है। ठीक है, इस व्यक्ति की पहचान इसके पैन से होती है। ओके, अब मिस्टर राम ने चालाकी से क्या कर लिया? मिस्टर राम ने कहा कि देखो ABCD कंपनी, आप टीडीएस काटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स से मतलब है ना, टैक्स के चोरों से को पकड़ने का मैकेनिज्म है, मैं देखता हूं मुझे कौन पकड़ सकता है। आप टीडीएस काटो। 3 करोड़ पे कितना टीडीएस काटा 1% के हिसाब से? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए ABCD कंपनी ने गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया। लेकिन सरकार अब इस चीज का वेट कर रही थी कि जब कोई इस 3 लाख को क्लेम करने के लिए आएगा कि हाँ ये 3 लाख मेरा कटा हुआ है, तो इसको हम बता देंगे कि भैया तुमने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, चलो बाकी का टैक्स निकालो या इसको एडजस्ट कर लो। क्योंकि 3 करोड़ पे सिर्फ 3 लाख टैक्स नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा बन सकता है। ये तो हमने कहा था हाथी की पूंछ है, हाथ में आ गई तो पूरा हाथी आ गया। यहाँ तो हाथी ही नहीं दिख रहा, सिर्फ पूंछ की पूंछ रह गई। 3 लाख रुपए हमारे पास है, लेकिन हाथी का ही नहीं दिख रहा कि ये किसके 3 लाख रुपए है। राम ने कहा चलो ठीक है, इस 3 करोड़ में मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, और 1 करोड़ में अगर मैं टैक्स निकालूं तो करीब 16 से 17 लाख रुपए का बनता है। और यहां तो 3 लाख रुपए कटा है, जाने दो ना 3 लाख रुपए को। अगर मैं सरकार को ये बोलूंगा कि ये 3 लाख मेरे हैं, तब मुझे और टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो एक्चुअल इनकम है वो तो 1 करोड़ रुपए है, और तब तो मुझे 17-18 लाख रुपए का टैक्स बनेगा मेरे पे। तो इस राम ने क्या कर लिया, इसने ABCD कंपनी को कहा कि मेरे पास पैन नहीं है, आप टीडीएस काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा। सरकार वेट करती गई कि राम बाबू आएंगे और अपना टीडीएस क्लेम करेंगे, हम राम को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि 3 लाख की आपका टैक्स नहीं बनेगा, आपका ज्यादा बनेगा, आपका तो 17 लाख टैक्स बनेगा। राम बाबू दिखे ही नहीं कहीं। ऐसे करके और चोरी होती गई, टैक्स की और चोरी होती गई। इसलिए सरकार ने एक खतरनाक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? सुनना मेरे बच्चे, नियम बनाया सेक्शन 206AA। इस सेक्शन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पैन सबमिट नहीं करता, पैन इसने नहीं दिया, तो इसका टीडीएस रेट या तो 20% रहेगा, या तो जो उस सेक्शन में दिया गया है। अगर मान लीजिए मैं 194 सेक्शन, सॉरी 194C सेक्शन की बात करूं, तो 194 सेक्शन C कहता है कि 1% टीडीएस रेट काटो, और यहां पे 206AA कहता है कि 20% काटो। तो इन दोनों का हायर जो होगा, हायर, अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया, पैन सबमिट नहीं किया, तो आपका टीडीएस कट सकता है कितना? या तो सेक्शन के मुताबिक या 20%, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। सर जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा था 194B, 194B हमने देखा कि यहाँ पे तो टीडीएस जो रेट है वो 30% है। हाँ, तो मैंने कब बोला नहीं है? या तो 30% अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया, या तो 30% या 20%, विच एवर इज हायर। अब हमने राम से कहा कि अब कर लो चालाकी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ये नहीं है, अब चालाकी कर लो आप। क्योंकि जब आपने कहा कि हमारी इनकम 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ पे 17 से 18 लाख रुपए टैक्स बनता था, मैंने 3 लाख को ही जाने दिया और मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, बाकी का तो बचे। सरकार ने कहा इसके 3 करोड़ पे 20% के हिसाब से टीडीएस काटो, तो 60 लाख रुपए बनेगा।
अब तो ये पक्का आ जाएगा और ये कहेगा कि 60 लाख रुपए मेरा है, 18 लाख मेरा टैक्स बनता है, बाकी का मुझे रिफंड करो। ये था 206 डबल ए का काम। 206 डबल ए का काम क्या है बताओ? कि अगर कोई व्यक्ति पैन सबमिट नहीं करता तो उसके लिए 206 डबल ए बहुत ही खतरनाक नियम लाया है कि आपको जो टैक्स लगेगा, टीडीएस कटेगा, या तो 20% के हिसाब से कटेगा, या तो फिर एज पर सेक्शन, जो सेक्शन में रेट दिया गया होगा, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा उस हिसाब से टीडीएस कटेगा। ओके, तो यहां पे जो हमने 194G में आपको बताया कि 194G में अगर किसी व्यक्ति ने पैन सबमिट नहीं किया तो इसमें बताओ, यहां पे मैं लिखूंगा नो पैन, नो पैन, अगर पैन सबमिट नहीं किया तो 20% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। और वहां पे अगर मैं बात करूं 194B में, अगर नो पैन सबमिट हुआ, पैन सबमिट ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? वहां पे 30% ही है सर हायर, तो वहां पे 20% नहीं लगेगा, 30% ही लगेगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं और देखते हैं एक और सेक्शन, छुटकू सा सेक्शन है, इसको निपटाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए हमने कुछ बड़े बड़े सेक्शन रखे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और सेक्शन मेरे साथ साथ लिखेंगे, सेक्शन का नाम है सेक्शन 194H, पेमेंट ऑफ अदर कमीशन और ब्रोकरेज। सर अभी तो आपने बताया था कमीशनों का, वो था बेटा कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स, आपने कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स पढ़ा, आपने कमीशन ऑन इंश्योरेंस ये पढ़ा, लेकिन आपने अदर कमीशन पे नहीं देखा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे अपने ऑफिस के लिए जगह चाहिए थी, मैंने एक ब्रोकर को कहा कि भैया मेरे को ना एक अच्छी सी बिल्डिंग दिखा दो जहां पे मैं ऑफिस खोल सकता हूं। तो उन्होंने मुझे एक बिल्डिंग दिखाई, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की जो रेंट है वो 50,000 रुपए है पर महीना, आप मुझे 1 महीने का जो है ब्रोकरेज मुझे पे कर देना। तो वो जो 50,000 रुपए उसको दे दूंगा, 50,000 रुपए जो मैं उसको दे दूंगा, उसको मैं बोलूंगा पेमेंट ऑफ अदर कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो मुझे बताइए इस केस में पेयर कौन हो सकता है? सर पेयर कोई भी हो सकता है। क्या कोई स्पेसिफाइड पेयर है? जवाब है नहीं। जहां स्पेसिफाइड नहीं है तो इंडिविजुअल एचयूएफ के फंसने के चांसेस है। हाँ, तो जहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ के फंसने के चांसेस है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पेयर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसको अपने खून में बसाना है। ठीक है, एंड individual HUF also if last year tax audit was required। इसको मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि आपको 2-4 बार रिपीट करने के बाद आपको तो ऑलरेडी अब पता चल गया होगा कि जहां पे पेयर की परिभाषा क्लियर नहीं है वहां पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके पेयर लेना पड़ेगा। जहां पे क्लियर है वहां पे तो पता ही है पेयर कौन है। तो यहाँ पे हमने कहा कि पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल एचयूएफ भी हो सकता है कि अगर उनका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होगा। और यहां पे कमीशन के लिए सरकार ने कहा इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹15,000 टीडीएस एट द रेट 5% शुड बी डिडक्टेड। यहां पे भी वही है सर, इफ नो पैन, नो पैन का मतलब वही है 20% लगेगा। अब यहां पे नीचे लिखना एक नोट, जो हम सिक्योरिटीज खरीदते हैं, शेयर डिबेंचर खरीदते हैं, उस टाइम पे भी हम ब्रोकरेज पे करते हैं, वो यहाँ पे कवर नहीं होता। ठीक है, तो लिखना यहाँ पे ब्रोकरेज या कमीशन
on securities is not covered by 194H, hence no TDS। उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। और एक आपने अभी पढ़ा 206AA, नो पैन का मतलब क्या है? पैन नहीं दिया तो 5% नहीं लगेगा, कितना लगेगा? 20% लगेगा। ठीक है यहां तक बात? ओके। इसको कॉपी करने के बाद एक और चीज जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन लिखेंगे मेरे साथ साथ, सेक्शन 194I, पेमेंट ऑफ रेंट। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट में एक तो ये 194I है, एक 194IB है। देखो पहले क्या नियम होते थे? पहले नियम होते थे ऐसे कि ओनली ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस पेमेंट्स, पेयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे आए जिन्होंने इस डेफिनेशन को ही कबाड़ा कर दिया। कुछ सेक्शन ऐसे आए जिन्होंने पर्सनल लेवल के पेमेंट्स पे भी टीडीएस लगाना शुरू कर दिया। इसीलिए पहले टीचर क्या करते थे? पहले टीचर सीधा सीधा बताते, भैया बिजनेस रिलेटेड पेमेंट है तो टीडीएस कटेगा, बिजनेस रिलेटेड पेमेंट नहीं है मतलब पर्सनल रिलेटेड पेमेंट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब अगर मैं अपने ऑफिस का रेंट देता तो टीडीएस कटता, घर का रेंट देता तो टीडीएस नहीं कटता। मेरे ऑफिस का कोई केस होता, मैं लॉयर को फीस देता तो उस पर प्रोफेशनल फीस में उसको पे करता तो टीडीएस कटता। लेकिन घर का कोई मेरा मसला होता तो मैं उस केस में लॉयर को फीस देता तो उस पर टीडीएस नहीं कटता। ये अलग अलग परिभाषा है। लेकिन जब से ये कुछ सेक्शंस आए हैं उन्होंने कबाड़ा कर दिया इसको। अब कोई भी टीचर ये नहीं बताता कि भैया बिजनेस पेमेंट होगा तो ही टीडीएस कटेगा, नहीं, पर्सनल पेमेंट पे भी कटता है। जहां जहां पर्सनल पेमेंट्स होंगी वहां वहां पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 194 ऐसा है कि 194 सेक्शन पर्सनल पेमेंट पे नहीं है, बिजनेस पेमेंट पे है। अगर कोई बताओ, यहां पे भी पेयर कोई भी हो सकता है, तो परिभाषा आपको पता ही है, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ आल्सो इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट वाज रिक्वायर्ड। अगर किसी पेयर ने, पेयर की परिभाषा मैंने आपको अभी बता दी, किसी रेसिडेंट को रेंट का पेमेंट कर लिया और ये रेंट एक्सीड हो गया 2,40,000 से, पूरे साल में 2,40,000 रुपए से ज्यादा रेंट दिया। अब ये रेंट दो चीजों का हो सकता है, या तो प्लांट एंड मशीनरी का हो सकता है, या लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर का हो सकता है। अगर प्लांट एंड मशीनरी का हुआ तो सरकार ने इसके लिए कहा कि 2% टीडीएस काट लेना, और लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर का हुआ तो इसके लिए 10% टीडीएस काट लेना। सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनना। अगर कोई व्यक्ति पेयर, पेयर में कौन आएगा? एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ आल्सो इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट वाज रिक्वायर्ड। किसी रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को नहीं, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 195। 195 को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये होते हैं पेमेंट्स टू एनआर। अब सुनो ना, मैं रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। अगर रेसिडेंट को कोई भी पेयर पेमेंट करता है और पेमेंट एक्सीड हो रहा है 2,40,000 रुपए से, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? रेंट यदि प्लांट मशीनरी का है तो 2% टीडीएस कटेगा, और लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर का है तो 10% टीडीएस कटेगा। यहां तक क्लियर है बात? हाँ जी सर। इसी के साथ ही एक और सेक्शन मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन 194IB, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो है 194I, ये पहले से सेक्शन चल रहा था, तो ये सिर्फ बिजनेस पेमेंट्स पे है।
194I भी जो है ये पर्सनल पेमेंट्स पे भी है। यहां पे लिखा है यदि कोई एवरी पेयर यहां पे एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं और ऐसे इंडिविजुअल भी नहीं जो जिनका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होता, यहां पे कोई भी अगर पेमेंट करता है, कोई भी पर्सन, मैं आप कोई भी पर्सन अगर कोई पेमेंट ऑफ रेंट करता है, पेमेंट ऑफ रेंट करता है, या यहां पे मैं एवरी पर्सन को लिखूंगा नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ। देखो एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ तो ऊपर 194I में आ गए, उनका कोई पर्सनल पेमेंट नहीं हो सकता। इंडिविजुअल एचयूएफ जो जिनका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड वो भी ऊपर आए, बचे को नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ। यदि कोई पेमेंट ऑफ रेंट करते हैं तो सरकार ने उनसे कहा कि अगर आपका रेंट का अमाउंट इफ एक्सीड्स 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 5%। और ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2017। 2017-18 में ये सेक्शन आया और इस सेक्शन ने कबाड़ा कर दिया जो हम ऊपर पढ़ते थे कि बिजनेस रिलेटेड पेमेंट से टीडीएस कटेगा और पर्सनल पे नहीं कटेगा। और यहां तो सरकार ने क्या कहा कि पर्सनल पेमेंट है तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ है और 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करता है पर मंथ। मान लीजिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि मैं अगर ऑफिस के बिल्डिंग की पेमेंट करता हूँ रेंट की, टीडीएस कटेगा। घर के रेंट की पेमेंट करता हूँ टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अब क्या है, घर के रेंट की पेमेंट करता हूं और पर मंथ मेरा 50,000 से ज्यादा का पेमेंट जाता है रेंट, तो टीडीएस कटेगा। कितने रेट से कटेगा? 5% के रेट से कटेगा। सर ये पार्ट ऑफ द मंथ क्या लिखा है? अगर मान लीजिए मैंने 15 दिन के लिए किराए पे लिया है और 15 दिन का पेमेंट मेरा 50,000 से ज्यादा गया, 10 दिन का पेमेंट मेरा 50,000 से ज्यादा गया, तब भी मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। हमें एक महीने का पेमेंट नहीं देखना, हमें अगर हमने 10 दिन के लिए कोई चीज किराए पे लिया, पर्सनल नेचर की है, ठीक है, और उसका पेमेंट हमने 50,000 रुपए से ज्यादा कर दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। क्लियर बात यहां तक? ओके सर, तो आज की क्लास को इधर ही ओवर करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में टीडीएस चैप्टर को और कंटिन्यू कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। नहीं है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। God bless you.